कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि हमारे लाख अच्छा कर लेने के बावजूद भी हमें प्रशंसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक छोटी सी गलती का सारा इल्जाम हमारे सर के ऊपर मढ़ दिया जाता है। कुछ इसी तरह के दौर से वर्तमान समय में कुंभ राशि वाले गुजर रहे होंगे। आने वाले लगभग 4 महीनों में यानी 30 मई तक कुंभ राशि वालों को किस प्रकार की उपलब्धियां हो सकती हैं या किस प्रकार के इल्जाम उनके ऊपर लग सकते हैं, इन सारी बातों को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ हमारी इस विशेष श्रृंखला राहु ऑन फायर के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों का हमारी इस विशेष श्रृंखला राहु ऑन फायर में हार्दिक स्वागत है। राहु महाराज की चाल की बात करें तो वर्तमान समय में राहु महाराज आपके फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में ट्रांजिट कर रहे हैं। 30 मई तक राहु महाराज नक्षत्र चरण बदलते हुए दूसरे चरण में जाएंगे। भले ही गोचर जो है वो कुंभ राशि में ही रहे, लेकिन नक्षत्र चरण बदल लेने के कारण राहु महाराज के फलों में गजब का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आइए सीधा जानते हैं कि एग्जैक्टली इन 4 महीनों में आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। देखिए, इस टोटल ट्रांजिट को मैंने 2 भागों में बांटा है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में राहु का ट्रांजिट तीसरे चरण में है और फेज 2 में दूसरे चरण में। वर्तमान समय में जैसा कि राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में ट्रांजिट कर रहे हैं और इसकी अवधि जो है वो बन रही है 28 मार्च 2026 तक। यानी कि वर्तमान समय से लेकर 28 मार्च तक राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में ट्रांजिट करेंगे और तीसरे चरण में जो नवांश बनता है वो बनता है कुंभ राशि का। तो यहां पर कुंभ राशि का दोहरा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर रहेगा। वो इस तरह से कि देखिए, एक तो आपकी राशि भी कुंभ है, कुंभ में ही राहु का ट्रांजिट हो रहा है और दूसरा नवांश भी कुंभ राशि का ही बन रहा है। मींस कि राहु की एनर्जी का फुल फ्लैज सोर्स यानी कि पूर्ण रूप से जो राहु की ऊर्जा का स्रोत रहेगा वो कुंभ राशि ही रहेगा। 28 मार्च तक राहु महाराज पूरी तरह से शक्तिशाली होकर आपके फर्स्ट हाउस में काम करेंगे। राहु का क्रांतिकारी स्वभाव, शतभिषा नक्षत्र की हीलिंग नेचर और उसका जो ज्वालामुखी वाला प्रभाव और साथ में कुंभ राशि की विद्रोही नेचर, ये तीनों मिलकर आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज पैदा करेंगे जो चीजों को ठीक भी करेगी, बिगड़े हुए हालातों को ठीक भी करेगी और जो चीजें खराब है उन चीजों को जड़ से उखाड़कर फिर से नई भी बनाएगी। लेकिन बावजूद इसके आप जितनी मर्जी उपलब्धियां हासिल कर ले, जो बात मैंने शुरू में बताई थी कि आपको प्रशंसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, उल्टा किसी एक छोटी सी गलती का इल्जाम आपके ऊपर लगा दिया जाएगा। क्योंकि राहु जब भी फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करता है तो व्यक्ति को प्रशंसा भले ही मिले ना मिले, लेकिन इल्जाम उसके ऊपर लगते रहते हैं। तो कुछ इसी तरह का माहौल आपके साथ 28 मार्च तक बनता रहेगा। अब राहु का दायरा देखिए फर्स्ट हाउस तक सीमित नहीं रहेगा। यहां पर राहु की दृष्टियां भी काम करेंगी। 5वीं दृष्टि 5वें घर पर, 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर और 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर रहेगी। तो इन सभी भावों के फल भी जो है वो आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहला परिवर्तन जो आपके जीवन में इस समय के दौरान आएगा, यानी आने वाले लगभग 2 महीनों में 28 मार्च तक, वो ये होगा कि आपकी नेचर अब पहले से बिल्कुल ही अलग हो जाएगी। पहले जैसे आप चीजों को सहन करते थे, अब वैसे सहन नहीं करेंगे। आपका स्वभाव विद्रोही बन सकता है। कुंभ राशि का विद्रोही स्वभाव और राहु की क्रांतिकारी नेचर आपको गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाने को प्रोत्साहित करेंगी और कॉन्सिक्वेंटली कई रिश्ते जो हैं इस दौरान खराब भी हो सकते हैं और कई रिश्ते ठीक भी हो सकते हैं। अब इन चीजों को आप समझ लीजिए। देखिए, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5th हाउस के ऊपर, यानी 5वें भाव के ऊपर। 5th हाउस से हम किन चीजों का विचार करते हैं? प्रेम प्रसंगों का विचार करते हैं, शेयर मार्केट का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं, एजुकेशन का विचार करते हैं। तो इन सभी घटनाओं के ऊपर इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है कि देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रेम संबंधों की, कि अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका आपको लंबे समय से बट एंड इफ पर रख रहे हैं, यानी टाल मटोल कर रहे हैं, रिश्तों को शादी तक नहीं लेकर जा रहे हैं, तो ऐसे रिश्ते इस कॉम्बिनेशन के विद्रोही स्वभाव के कारण
टूट सकते हैं। आप इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे, या तो रिश्ता बचेगा या पूर्ण रूप से टूट जाएगा। लेकिन साथ ही यदि कोई ब्रेकअप हुआ भी तो कोई ना कोई नया रिश्ता भी इस समय के दौरान बनेगा। संतान की बात करें तो संतान यदि आपकी, जो भी कुंभ राशि के माता पिता हैं, आपकी संतान यदि कोई फैसला नहीं ले पा रही थी या उनके जीवन में कुछ अड़चन चल रही थी, तो आने वाले इन लगभग 2 महीनों में यानी 28 मार्च तक वो अड़चने दूर होंगी। उनका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन उनको मिल जाएगा। कुंभ राशि के जो विद्यार्थी हैं वो एकदम से सब्जेक्ट के मामले में अपने निर्णय बदल सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, या उनकी शिक्षा में कोई ना कोई इंटरप्शन यानी कोई ना कोई विघ्न भी इस समय के दौरान आ सकता है। राहु महाराज शिक्षा के मामले में यहां पर कोई ज्यादा अच्छा फल नहीं करने वाले। उपाय मैं बता दूंगा उसका, तो कोशिश ये कीजिए कि इस समय के दौरान कोई भी निर्णय जो विद्यार्थी हैं वो जल्दबाजी में ना लें। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं उनके लिए राहु महाराज कुछ अच्छा फल कर सकते हैं, और जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी है उनको बहुत ज्यादा अच्छा फल मिल सकता है। शेयर मार्केट में उछाल उनको मिलेगा, देखने को मिलेगा। जहां भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है वहां से उनको अच्छी आमदनी हो सकती है। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट उनको अचानक कोई बहुत बड़ा लाभ दे सकती है। लेकिन फिर भी नई इन्वेस्टमेंट करते वक्त सावधानी बरतें, जल्दबाजी से आपको बचना होगा। संतान के विषय में मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि कुंभ राशि के माता पिता को इस समय के दौरान यदि संतान के साथ कोई वैचारिक मतभेद है या संतान उनका कहा नहीं मान रही, तो उनको बड़े प्यार से समझाना चाहिए, अन्यथा उनके साथ संबंधों में किसी भी प्रकार का बिगाड़ जो है वो पैदा हो सकता है। तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा संतान के लिहाज से थोड़ा सावधानी वाला है। बात करते हैं राहु महाराज की 7वीं दृष्टि की, तो वो देखिए पड़ रही है 7th हाउस के ऊपर। तो 7th हाउस से हम डेली सोर्स ऑफ इनकम का विचार करते हैं, पति पत्नी के संबंधों का विचार करते हैं, विवाह का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, और व्यापार नौकरी इत्यादि का विचार भी किया जाता है। इसके अलावा वो राइवलरी जो प्रत्यक्ष तौर पर है, छुपे हुए शत्रु नहीं, जो बिल्कुल सामने आपके आकर आपके साथ लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद कर रहे हैं, ऐसे शत्रु का विचार यहां से किया जाता है। इसके अलावा ये पब्लिक ओपिनियन की विंडो भी है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में अगर कोई पहले से मनमुटाव चल रहा है या कोई कलह कलेश चल रहा है, तो इस समय के दौरान कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं कि कुछ फैसले हो जाएं। यानी कि अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो भयंकर रूप धारण कर सकता है, या फिर कोशिश करने पर रिश्ते संभल भी सकते हैं यदि आप जड़ तक जाएंगे। यहां पर जड़ तक जाने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, शतभिषा नक्षत्र का स्वभाव है कि उसका वॉल्केनो यानी जो ज्वालामुखी है वो चीजों को जड़ से उखाड़ता है। तो यदि आप धैर्य से काम लेकर तह तक जाकर किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जो भी दाम्पत्य जीवन में आपके कड़वाहट चल रही है वो दूर भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि यहां पर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन को ही इमेजिन करके आगे बढ़ा जाए, समाधान भी आपको मिल सकते हैं। इसी तरह से पार्टनरशिप संबंधों में भी हो सकता है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी यदि कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है तो वो भी दूर हो सकता है। और हां, यदि कोई आप नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो राहु यहां पर यह हिंट दे रहा है कि पूरी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ही पार्टनरशिप करें, तो वो आपकी पार्टनरशिप आगे जाकर निभ जाएगी। राहु यहां पर जो है बॉन्ड की बात करता है, जो कि लिखित रूप में हो। आमदनी की बात करें, वो आमदनी चाहे नौकरी से हो या फिर व्यापार से हो, क्योंकि 7th हाउस का संबंध जो है वो डेली सोर्स ऑफ इनकम से होता है। तो राहु यहां पर कुछ टेरिबल फ्लक्चुएशन ला सकता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा उतार और चढ़ाव। ये चीजें आपको इन 2 महीनों में यानी 28 मार्च तक पहले फेज में देखने को मिल सकती है। आपकी आमदनी में या तो अचानक उछाल आएगा या फिर अचानक गिरावट आएगी। बहुत सारा फल जो है वो राहु का इस बात के ऊपर भी निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है। सबसे बड़ी बात क्या बन रही है कि यदि आपके जन्म नक्षत्र से राहु की पोजीशन आपके विरुद्ध आ रही है, तो राहु यहां पर आपको अचानक लॉस देगा। और यदि राहु की पोजीशन आपके जन्म नक्षत्र से आपकी मित्र वाली स्थिति में आ रही है, तो राहु यहां पर आपको रंक से राजा भी बना सकता है। यानी कि आपकी आमदनी में एक ऐसा जबरदस्त उछाल आएगा
कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने बात करी थी पब्लिक ओपिनियन की विंडो की, 7th हाउस से, क्योंकि हम ये भी देखते हैं तो राहु की दृष्टि के कारण क्या होगा कि लोगों का नजरिया जो है वो आपके लिए ऐसा बन सकता है कि वो आपको किसी अच्छे काम के लिए क्रेडिट भले ही दे या ना दे, प्रशंसा आपको मिले या ना मिले, लेकिन एक गलती का इल्जाम जो है वो आपके ऊपर अवश्य लग सकता है। इस लिहाज से राहु यहां पर आपके लिए शुभ फल नहीं करेगा। जहां तक शादी ब्याह का संबंध है तो देखिए, अचानक शादी ब्याह के प्रपोजल आपको आ सकते हैं। जो लोग लंबे समय से शादी ब्याह के लिए ट्राई कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, तो उनको इस समय के दौरान यानी 28 मार्च तक शादी ब्याह के अचानक प्रपोजल मिल सकते हैं और उनका ये काम सिरे चढ़ सकता है। इसी तरह से नौकरी और व्यापार के मामले में भी कुछ अचानक सफलताएं मिल सकती हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको अचानक नौकरी मिल सकती है, और जो लोग अपना नया काम खोलना चाहते हैं उनको भी अचानक सफलता मिल सकती है। बात करते हैं राहु महाराज की 9वीं दृष्टि की, तो देखिए वो आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव पर पड़ रही है। नवम भाव से हम मुख्य रूप से विचार करते हैं धर्म का, पिता का और धार्मिक यात्राओं का, और इसके अलावा विदेश यात्रा का। तो विदेश यात्रा के लिए जो लोग लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, इन दिनों में यानी 28 मार्च तक उनका काम जो है वो अचानक से बन सकता है। शतभिषा नक्षत्र की हीलिंग नेचर इस लिहाज से बहुत ही अच्छा काम करेगी। जो भी चीजें अटकी हुई थी उनको सॉल्व करने में मदद करेगी और आपका काम अचानक से बन सकता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों को इन दिनों में यानी 2 महीनों में 28 मार्च तक वीजा वगैरह मिल सकता है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रही है, जहां से विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ का विचार किया जाता है, और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, जहां से विदेश यात्रा का विचार किया जाता है। तो इस लिहाज से विद्यार्थियों का 28 मार्च तक विदेश यात्रा का अटका हुआ काम, विशेष रूप से स्टडी के लिए, वो वाला काम जो है वो बन सकता है। पिता के साथ संबंधों की बात करें तो उनके साथ वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं और उनको हेल्थ संबंधी कोई समस्या भी आ सकती है, विशेष रूप से उनका ध्यान रखें। कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य, फ्रैंकली कहूं तो वो धार्मिक यात्रा ना होकर पिकनिक होगा। यानी कि करेंगे तो सही आप धार्मिक यात्रा, लेकिन वो पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, धार्मिक उद्देश्य जो है वो कम ही होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है। बाकी राहु की दृष्टि का 9वें भाव पर जो पड़ रही है, एक दुष्परिणाम और भी देखने को मिल सकता है। वो ये होगा कि आपकी एक्चुअल धार्मिक आस्था यानी धर्म के प्रति जो आस्था है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, और या कुछ लोग दिखावे का सहारा ले सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो इस समय के दौरान क्या होगा कि बृहस्पति आपके कमजोर हो जाएंगे। तो बृहस्पति को आपको बिल्कुल भी कमजोर नहीं करना चाहिए। देखिए, बृहस्पति मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वहां से उनकी जो नवम दृष्टि है वो कुंभ राशि पर पड़ रही है, राहु के ऊपर पड़ रही है, जो कि आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगी। तो क्या करना चाहिए आपको कि आप भले ही भक्ति कम करें, लेकिन दिखावा बिल्कुल भी ना करें। दिखावे से आपको बचना होगा। तो ये तो था पहला फेज, जो कि उसकी मुख्य घटनाएं मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसमें एक समय मैं आपको वो बताना जा रहा हूं जिसका संबंध डायरेक्टली इसके साथ तो नहीं है, लेकिन उस समय के साथ है जो बीता हुआ समय है आपका। यानी कि 23 नवंबर 2025 से लेकर 24 जनवरी 2026 के बीच में, जब राहु महाराज मीन नवांश में ट्रांजिट कर रहे थे, तो मीन राशि देखिए आपके 2nd हाउस में पड़ती है। उस समय के दौरान यानी 25 जनवरी से पहले 23 नवंबर 2025 से लेकर 24 जनवरी 2026 के बीच, मैं समय दोहरा रहा हूं ताकि आप नोट कर लीजिए। इस समय के दौरान क्या हुआ कि आपका धन भाव जो है वो एक्टिवेट था, राहु की ऊर्जा वहीं से रेगुलेट हो रही थी। इस समय के दौरान आप देख लेना, आप नोट कर लेना कि आपके ऊपर आर्थिक संकट अवश्य आया होगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु महाराज अच्छी पोजीशन में थे या शनिदेव अच्छी पोजीशन में थे, उनको तो धन आता रहा, लेकिन ज्यादातर लोगों को जिनकी कुंडली में राहु या शनि अच्छी पोजीशन में नहीं थे और गुरु भी अच्छी पोजीशन में नहीं थे, उनको कर्ज लेना पड़ा होगा। तो वो आर्थिक संकट इस समय के दौरान भी आपके ऊपर चल रहा होगा, और राहु यहां पर आपको उस आर्थिक संकट से निकाल सकता है, बशर्ते कि आप किसी भी किस्म का दिखावा ना करें। और मैंने अपनी पहली कुछ वीडियोस में एक उपाय भी बताया था। वो उपाय यह था
कि आप अपने माथे के ऊपर दूध का तिलक लगाते रहें, क्योंकि देखिए शनि देव का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव में हो रहा है। तो इस लिहाज से अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए अपने माथे पर दूध का तिलक हर रोज सुबह नहाने के पश्चात लगाते रहिए। और दूध का दान मंदिर में मत कीजिए, विशेष करके जब तक कि शनि देव का गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ा है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं फेज 2 की, जिसकी अवधि भी लगभग 2 महीनों की है। ये शुरू होगा 29 मार्च को और खत्म होगा 30 मई 2026 को। इस दौरान राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे और जहां नवांश बनता है मकर राशि का। देखिए ट्रांजिट आपके पहले भाव में कुंभ राशि में ही रहेगा, लेकिन मकर नवांश होने के कारण राहु की ऊर्जा रेगुलेट होगी आपके 12वें भाव से, यानी कि इस दौरान आपके खर्च बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और खर्च किस चीज के ऊपर हो सकते हैं? सबसे पहले तो आपके ऊपर खर्च हो सकता है। अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि फर्स्ट हाउस में राहु का ट्रांजिट कुछ अचानक व्यक्ति को रोग दे देता है, जिसके ऊपर भारी भरकम खर्च करवा सकता है। इसलिए अपनी हेल्थ के ऊपर विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। विशेष करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स अवश्य कीजिए। वो सारी एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए जो आपको तरोताजा रखे और फिट रखे। इसके अलावा राहु की देखिए पंचम दृष्टि आपकी 5th हाउस के ऊपर पड़ रही है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके ऊपर एजुकेशन के ऊपर खर्च हो सकता है, और यदि आप कुंभ राशि के माता पिता है तो आपकी संतान की एजुकेशन के ऊपर अचानक कोई बड़ा खर्चा इस दौरान हो सकता है। लेकिन देखिए मकर नवांश जो होता है उसकी एक विशेषता मैं आपको बता देता हूं कि ये चीजों को मैनेज करता है, यानी डिसिप्लिन लेकर आता है। तो खर्चे जो भी होंगे उसका आपको लंबे समय में बेनिफिट अवश्य मिलेगा। यदि आप अपने ऊपर भी कोई खर्च करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई बीमारी का परमानेंट आपको सोल्यूशन मिलेगा। संतान की एजुकेशन के ऊपर खर्च होंगे तो आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा। पंचम भाव से हम शेयर मार्केट का विचार करते हैं, तो इस समय के दौरान जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे सोच समझ कर कीजिए, तो उसका आने वाले समय में आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फेज 1 में मैंने एक चीज बताई थी कि संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस फेज में, दूसरे फेज में यदि कोई वैचारिक मतभेद थे तो वो दूर होंगे, क्योंकि मकर नवांश का डिसिप्लिन प्रभाव जो है वो चीजों को मैनेज करेगा। यानी जो भी कन्फ्लिक्ट संतान के साथ किसी भी कारणवश आपके बने हुए थे वो इस समय के दौरान ठीक होंगे। संतान आपका कहना भी मानेगी। इसी तरह से 7th हाउस की दृष्टि का प्रभाव भी बदलेगा, क्योंकि मकर नवांश से ऊर्जा रेगुलेट हो रही है। तो यदि पति पत्नी के बीच कोई मनमुटाव चल रहा है तो इस समय के दौरान कोशिश करने पर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। मनमुटाव खत्म होंगे, शादी ब्याह के काम भी सिरे चढ़ेंगे, और जो आपकी आमदनी है उसमें जो फ्लक्चुएशन आ रही थी पहले फेज में वो इस फेज में दूर होगी। आमदनी आपकी स्थिर होगी। आप नौकरी पेशा हैं या व्यापार कर रहे हैं, उसमें कोई अस्थिरता चल रही थी, कोई पॉलिटिक्स चल रही थी नौकरी में, या व्यापार में कोई आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, तो इस समय के दौरान दूसरे फेज में यानी 29 मार्च से लेकर 30 मई के बीच आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में स्थिरता आएगी, मुश्किलें दूर होंगी और आपकी आमदनी जो है वो इस समय के दौरान स्टेबल होगी। सबसे मुख्य जो इस फेज का जो रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपकी आमदनी में एक ठहराव आएगा। प्रेम प्रसंगों के बारे में मैं एक बात यहां पर ऐड कर देना चाहता हूं कि देखिए 5th हाउस के ऊपर भी राहु की दृष्टि है और 7th हाउस के ऊपर भी दृष्टि है। फेज 1 में मैंने एक बात बताई थी कि कुछ प्रेम संबंध जो है वो टूट सकते हैं, यानी जो रिश्ते बट एंड एफ पर चले हुए थे, चाहे आपकी प्रेमी है या प्रेमिका है या मंगेतर है, वो शादी तक नहीं ले जा रहे थे रिश्तों को, तो इस फेज में, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बड़ा अच्छा है। तो जो भी प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, जब कोई सगाइयां वगैरह लंबे समय से शादी के लिए अटकी हुई थी, तो इस समय में उन चीजों में आपको सफलता मिलेगी। आपके संबंध जो है वो शादी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में मैं एक बात बता देता हूं कि वो चाहे फेज 1 हो या फेज 2, यानी जो पहले समय फेज 1 का बताया था, चाहे ये वाला समय, वो राहु के ट्रांजिट के दौरान क्वाइट पॉसिबल है कि एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे अफेयर टूट जाए। तो बेहतरी इसे में है कि अगर वो टूट रहे हो तो आपको खुद ही पीछे हट जाना चाहिए, और यदि आप नहीं हटेंगे तो याद रखिए फेज 1 में
बहुत ज्यादा भयानक डिस्प्यूट पैदा हो सकता है और फेज 2 में भी हो सकता है कि आपको कुछ कंपनसेशन देकर छूटना पड़े। तो बेहतरी इसी में है कि अगर किनारा हो सकता है तो कर लीजिए। मत भूलिए कि 7th हाउस पब्लिक ओपिनियन की विंडो भी होती है। तो यहां से आप एक बात जान लीजिए कि लोगों के व्यूज आपके प्रति एकदम से बड़े ही ज्यादा विपरीत हो सकते हैं, आपके लिए आपके खिलाफ हो सकते हैं। तो इल्जाम वगैरह आपके ऊपर लग सकते हैं। तो जो भी करना है सोच समझ कर कीजिए। रही बात राहु महाराज की 9वीं दृष्टि की, तो देखिए वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो पिता के साथ संबंधों की बात मैंने फेज 1 में की थी। तो अगर कोई संबंधों में कड़वाहट चल रही है तो मकर नवांश के डिसिप्लिन प्रभाव के कारण इस फेज में उन संबंधों में सुधार आएगा। पिता की सेहत में भी सुधार आएगा अगर उनको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही है। और इसके अलावा विदेश यात्रा के वो काम जो फेज 1 में अचानक बन सकते थे, वो इस फेज 2 में बड़े ही प्लान्ड तरीके के साथ बनेंगे। विदेश यात्रा होगी भी और वो आपको लाभ भी देगी। और मकर नवांश से देखिए प्रभाव रेगुलेट हो रहा है, वो आपका 12वां भाव है। तो खर्चे तो आपको मैंने जैसे बताया वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन साथ में जो 12th हाउस है वो हिडन सोर्सेज का होता है। तो कुछ आपकी आमदनी के ऐसे सोर्सेज इस समय के दौरान क्रिएट हो सकते हैं जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो और आपको छुपे रूप से लाभ देते रहे। यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी हो सकती है वो भले ही लोगों की नजरों में ना आए, वो आपको लाभ इस समय के दौरान दे सकती है। लेकिन फिर भी इस फेज 2 में क्योंकि राहु का प्रभाव आपके 12th हाउस में रहेगा और राहु आपके 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये दोनों का मिला जुला प्रभाव जो है आपके माइंड में कुछ आपको चिंताएं भी दे सकता है। और एक बात मैं और बता देता हूं कि कई बार क्या होता है कि राहु के इस तरह के प्रभाव के कारण जब उसका प्रभाव 1st हाउस पर भी पड़ रहा हो और आपके 12वें भाव पर भी पड़ रहा हो, तो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति को विजन्स या शैडो सीन नजर आनी शुरू हो जाती है, जिसको वो अक्सर भूत प्रेत जादू टोने टोटके का नाम दे देता है। तो इस प्रकार के इल्यूजन से आपको बचना होगा। कई बार व्यक्ति इसी चक्कर में पड़कर अपना धन और रुपया बर्बाद कर बैठता है, जबकि इस तरह का कोई माजरा नहीं है। आप बस सिर्फ इस चीज को ये समझ लीजिए कि ये एक राहु का इल्यूजन है जो अपने आप ही 30 मई के बाद ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो राहु के इस ट्रांजिट के दौरान काफी कुछ चीजें आपके जीवन में ठीक भी होंगी, लेकिन जो उपलब्धियां आपको हासिल होंगी उसका क्रेडिट यानी उसकी प्रशंसा आपको मिले या ना मिले, लेकिन एक गलती का इल्जाम जो है वो आपके ऊपर अवश्य लग सकता है। इसलिए दोनों ही फेजेस में बहुत ही ध्यान से काम करें। उपाय की बात करें जिससे राहु महाराज और भी शुभ फल करते रहें, इसके लिए राहु के गायत्री मंत्र ओम शिरोरूपाया विद्महे अमृतेशाया धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात् का हर रोज सूर्यास्त के बाद कम से कम एक माला जाप अवश्य करें। यदि आप 11 माला जाप करते हैं तो राहु क्वाइट पॉसिबल है कि आपको धन के मामले में इतना बड़ा लाभ दे दे कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग लगाना और हनुमान चालीसा का जाप करना भी आपके लिए अति उत्तम रहेगा। यदि किसी कारणवश आप राहु गायत्री मंत्र का या हनुमान चालीसा का जाप नहीं कर सकते, यानी आपको नहीं करना आता, तो आप ऑडियो लगाकर भी सुन सकते हैं। इससे भी आपको लाभ मिलता रहेगा। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।